1964 में कन्नड़ फिल्मों से शुरुआत, 1965 में तमिल फिल्मों में एंट्री और 1974 तक आते आते उन्होंने अपनी 100वीं फिल्म पूरी कर ली। फिर आता है 1982 का वो साल जब उन्होंने अचानक एक नया रास्ता चुना और AIADMK पार्टी में शामिल होकर राजनीति में कदम रखा। एक शर्मीली लड़की से लेकर एक सुपरस्टार और फिर सीधे राजनीति, ये बदलाव वाकई हैरान कर देने वाला है। सिनेमा जगत में उनका रुतबा कुछ अलग ही स्तर का था। 140 से ज्यादा फिल्मों में काम और 1965 से 1980 तक पूरे भारत की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री। उन्हें यूं ही क्वीन ऑफ तमिल सिनेमा नहीं कहा जाता था। और सबसे दिलचस्प बात, उन्होंने लगातार MG रामचंद्रन यानी MGR के साथ कई फिल्मों में काम किया। वही MGR जो आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी और किस्मत को एक नई दिशा देने वाले थे। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। MGR ने 1982 में राजनीति के अखाड़े में उनका मार्गदर्शन किया और क्योंकि जयललिता की अंग्रेजी भाषा पर पकड़ बेहद मजबूत थी, MGR ने इस बात का फायदा उठाते हुए उन्हें सीधे राज्यसभा भेज दिया। पार्टी के अंदर उन्हें प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी की अहम जिम्मेदारी दी गई। आसान शब्दों में कहें तो उन्हें पार्टी के शीर्ष नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच का पुल बनना था। उनकी रैलियों में जो बेतहाशा भीड़ उमड़ती थी, उसने बहुत जल्द पार्टी के पुराने नेताओं में भारी असंतोष और जलन पैदा कर दी। लेकिन इन सब रुकावटों के बावजूद वो डटी रहीं और खुद को MGR के सच्चे राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में मजबूती से स्थापित कर लिया। लेकिन सत्ता का रास्ता इतना आसान कहाँ होता है। 1987 में MGR के निधन के बाद पार्टी के अंदर एक भयंकर गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई और इसी कड़वे संघर्ष ने उनके व्यक्तित्व का एक ऐसा उग्र रूप बाहर निकाला जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। 1989 की विधानसभा की वो घटना तो किसी फिल्म के टर्निंग पॉइंट से कम नहीं थी। बजट सत्र के दौरान गुटों के बीच जबरदस्त झड़प हुई। बताया जाता है कि उन पर शारीरिक हमला हुआ और उनकी साड़ी तक फाड़ी गई। और ठीक उसी पल उन्होंने महाभारत की द्रौपदी की तरह एक ऐतिहासिक शपथ ली कि वो उस विधानसभा में तब तक कदम नहीं रखेंगी जब तक कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन जाती। इसी एक घटना ने उन्हें हमेशा के लिए आयरन लेडी बना दिया। और उनका राजनीतिक कद तब और भी विशाल हो गया जब अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने 69% सामाजिक आरक्षण को बचाने के लिए केंद्र सरकार पर सफलतापूर्वक दबाव बनाया। उन्होंने इसे बकायदा लागू करवाया, जिससे वो सामाजिक न्याय की एक बहुत बड़ी रक्षक बनकर उभरीं। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। लेकिन यहीं से उनके शासन का सबसे उलझा हुआ और जटिल पहलू सामने आता है। एक तरफ जहां उनका प्रशासन बेहद असरदार था, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार और अथाह संपत्ति इकट्ठा करने के चौंकाने वाले आरोप उन पर लगने लगे। जरा इस जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट को समझिए। एक तरफ एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी आधिकारिक सैलरी सिर्फ ₹1 महीना थी और दूसरी तरफ 1995 में उनके गोद लिए हुए बेटे की शादी इतनी आलीशान थी कि उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना डाला। जाहिर सी बात है, धन दौलत के इस सार्वजनिक दिखावे से जनता बेहद नाखुश हुई। नतीजा ये हुआ कि 1996 के चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा और बाद में जेल भी जाना पड़ा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो लिस्ट सामने आई, उसके आंकड़े तो किसी को भी चौंका देंगे। 11,000 से ज्यादा साड़ियां, 750 जोड़ी जूते, 91 घड़ियां, 1040 वीडियो कैसेट, 30 किलो सोना और 2000 एकड़ जमीन। ये आंकड़े वाकई में उस दौर की उनकी विशाल जीवन शैली की एक बहुत सटीक और हैरान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। इतने भारी विवादों और आरोपों के बाद किसी भी नेता का करियर खत्म हो सकता था, लेकिन उनका कमबैक और भी ज्यादा नाटकीय था। उन्होंने न सिर्फ सत्ता में जबरदस्त वापसी की, बल्कि एक ऐसा विशाल वेलफेयर सिस्टम यानी कल्याणकारी ढांचा खड़ा कर दिया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। जरा इन अम्मा ब्रांडेड योजनाओं के दायरे को देखें। सस्ते और अच्छे खाने के लिए अम्मा कैंटीन, नवजातों के लिए अम्मा बेबी केयर किट्स, सस्ता अम्मा सीमेंट, पीने के लिए अम्मा बॉटल्ड वाटर और यहाँ तक कि नमक भी। ये योजनाएं इतनी सफल रहीं कि दुनिया भर में इनकी तारीफ हुई। यहाँ तक कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने भी इस मॉडल को सराहा। और इसी कल्याणकारी राज्य ने एक ऐसे पर्सनालिटी कल्ट को जन्म दिया जो अभूतपूर्व था। उनके समर्थक उन्हें सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि अम्मा और आदि पराशक्ति जैसी देवी के रूप में पूजने लगे। इतिहास में दर्ज है कि उनके समर्थकों ने उन्हें वर्जिन मैरी के रूप में भी दर्शाया और अपने खून से उनकी तस्वीरें तक बनाई। ये एक ऐसा अटूट समर्पण था जो राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है।
अब अगर हम थोड़ा रुक कर इस पूरी विरासत को देखें तो ये कहानी उनके अभूतपूर्व छठे कार्यकाल, उस अचानक 75 दिनों के हॉस्पिटलाइजेशन और आखिरकार दिसंबर 2016 में उनकी दुखद मृत्यु पर आकर रुकती है। ये भारतीय राजनीति के एक पूरे युग का अंत था। तो आखिर में ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत बड़े और विचारणीय सवाल के साथ छोड़ जाता है। महिला सशक्तिकरण और गरीबी हटाने में उनके इतने बड़े और सकारात्मक योगदान को हम उनके शासन में लगे भ्रष्टाचार और तानाशाही के आरोपों के सामने कैसे तौलें? ये एक ऐसी शख्सियत की कहानी है जो हमेशा विरोधाभासों से घिरी रही, और शायद यही वजह है कि उनकी विरासत आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है।